नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है टॉक शो विद चेतन सर। तो दोस्तों स्वागत है स्टूडियो में चेतन सर का। Thank you very much, Sarabjit. Hello, everyone. Welcome to today's show. सर, पिछले एपिसोड में आपने ये बताया था कि एक नेटवर्क की ग्रोथ उसके नए ब्लड पर निर्भर करती है। एक नए ब्लड यानी कि जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके नेटवर्क में आता है उसे क्या क्या मिलना चाहिए। यदि वो 9 स्टेप्स उसे मिलते हैं तो उस नेटवर्क की ग्रोथ लगातार आगे बढ़ती रहती है। तो मैं चाहूंगा कि मैं वो 9 स्टेप्स एक बार रिपीट कर दूं सर, क्योंकि वो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक नए ब्लड को क्या क्या मिलना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है कि उसे एक ग्रेट अपलाइन मिलनी चाहिए। नंबर सेकेंड, उसे एक ग्रेट पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक टीम मिलनी चाहिए। नंबर 3, उसे एक वर्किंग सिस्टम मिलना चाहिए। नंबर 4, उसे रेगुलर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। नंबर 5, उसे लगातार शेयरिंग मिलनी चाहिए अपनी अपलाइंस की, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। नंबर 6, उसे वीकली टीम अप का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि उसके नेटवर्क में वीकली मीटिंग्स होनी बहुत जरूरी है जो उसे मिलनी चाहिए। उसके अलावा विनर्स डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे विनर्स डे मिलना चाहिए। उसके अलावा उसकी अपलाइंस जो है उसे ये सिखाए कि डेमो किट कैसे तैयार की जाती है, यानी उसे डेमो किट बहुत जरूरी है मिलनी, राइट सर। एंड फाइनली प्रेजेंटेशन किट तैयार करें, यानी कि उसके पास एक प्रेजेंटेशन की किट होनी चाहिए जिससे कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो ये 9 कोर स्टेप्स हैं जो आपने हमें बताए थे। मैं फिर से सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, यदि आप इस एपिसोड को मिस कर गए हैं तो मैं कहूंगा जरूर जरूर देखें, क्योंकि अगर आप सीक्रेट जानना चाहते हैं एक नेटवर्क की ग्रोथ का, लगातार ग्रोथ का, तो ये एपिसोड आपको बहुत हेल्प कर सकता है। चेतन सर, आपने जो पिछला एपिसोड शूट किया उसके बाद मुझे एक किस्सा ध्यान आया, क्योंकि आपने उसमें एक बात बोली थी कि आपको एक ग्रेट अपलाइन बनना चाहिए। तो एक अपलाइन ही मेरे पास आई थी, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर थे और वो बहुत दुखी थे, बहुत उदास थे। मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, बट ये मान लीजिए कि उनका नाम उदास कुमार था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास थे। अच्छा। तो क्योंकि उन्होंने मुझसे बड़े सारे सवाल किए, वो सवाल कुछ इस तरह थे कि मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनती, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, लोग मुझे अपनी मीटिंग्स में कॉल नहीं करते, यहाँ तक कि एक डाउनलाइन ने तो ये भी कह दिया कि आप हमारी मीटिंग में ना आया करें जी। तो उनकी बात सुनने के बाद मुझे वो गाना भी याद आ गया कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। खैर, मैंने उनसे 1-1.5 घंटा बात की और मैंने उन्हें जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था अपनी अपलाइन से, आपसे मैंने जो सीखा था वो मैंने उन्हें दिया, मैंने उन्हें समझाया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप इन सवालों का जवाब कैसे देते, क्या देते, आप उसे क्या समझाते। तो मैं चाहता हूं सर कि आप जरूर बताएं कि अगर कोई अपलाइन है जो इस तरह की चैलेंज से निकल रही है और जिन्हें इस तरह की परेशानी आ रही है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। गुड। देखिए सरबजीत, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि लीडरशिप और रिस्पेक्ट, यू कैनॉट डिमांड इट, यू कैन कमांड इट। रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, लीडरशिप अर्न की जाती है। लीडरशिप में पहला वर्ड है लीड करना। लीड मतलब आगे चलना। आप आगे चलें और लोग आपके पीछे चलें। पर महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप आगे चलें, लोग पीछे क्यों चलें? लोग पीछे कब चलते हैं आपके? जब आप कुछ ऐसा करते हो जो उन्हें इंस्पायर्ड करे, जो उन्हें फॉलो करने के लिए इंस्पायर्ड करे, जो उन्हें कॉपी करने के लिए इंस्पायर्ड करे। जैसे एक महान गायक हुए हैं माइकल जैक्सन, बहुत ही बेहतरीन डांस करते हैं, और जब उन्होंने डांस किया तो उन्होंने लोगों को फोन करके ये नहीं बोला कि आप मेरे डांस को कॉपी करो, मेरे डांस को फॉलो करो। वो डांस इतना अच्छा करते थे कि लोग इंस्पायर्ड हुए और लोग उनको कॉपी करते थे। ऑलमोस्ट सभी लीडिंग पर्सनैलिटी का यही ट्रेंड होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं लीडरशिप और रिस्पेक्ट आप अर्न करते हैं, तो आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए,
आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो लोगों को इंस्पायर्ड करे आपको कॉपी करने के लिए। ऐसा आपका एक्शन होना चाहिए जो लोगों का जीवन बदलने की ताकत रखता हो, उन्हें इंस्पायर्ड करने की ताकत रखता हो। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे बिजनेस में जो लोगों का बिजनेस है, और इसी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग को महानतम बिजनेस में गिनता हूं, क्योंकि यहां आपके पास एक मौका होता है लोगों का जीवन बदलने का। लोग आपकी तरफ देखते हैं। तो जो आपके क्या नाम था, उदास कुमार तो उदास कुमार के पास ये अवसर था कि वो एक ऐसे लीडर बनते जहां उनकी डाउनलाइन उनकी तरफ देखती, उनको फॉलो करने के लिए। अगर वो उन्हें फॉलो करे तो उनका जीवन बदल जाए, ऐसा विश्वास उनकी डाउनलाइन में होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर को जानता हूं अपने 22 सालों के अनुभव में, जो इतने महान अपलाइन बने कि उनकी डाउनलाइन ने उनकी तस्वीर को अपने मंदिर में जगह दी। अब सोचिए कितना महान अपलाइन रहे होंगे वो। क्या बात है सर। चेतन सर, मैं फिर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या करना चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो एक ऐसी ग्रेट अपलाइन बने कि लोग वाकई में उन्हें अपने मंदिर में जगह दें, अपने दिलों में जगह दें। तो सर्वजीत, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको एक ऐसी ग्रेट अपलाइन बनना होगा जो सर्वगुण संपन्न हो। मैं आपको 15 ऐसे गुण बताऊंगा जो एक महान अपलाइन में होने चाहिए, एक एक करके, जो अगर आप अपने अंदर लाएंगे तो ना केवल आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, एक ऐसा बिजनेस जो किसी के लिए ड्रीम बिजनेस होता है, बल्कि आप बहुत रिस्पेक्ट भी अर्न करेंगे। लोग आपके दीवाने होंगे, लोग आपको छूने के लिए तरसेंगे, आप लोगों के लिए एक आइकन होंगे, आप रियल हीरो होंगे। क्या बात है सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूं जानने के लिए वो 15 गुण कौन से हैं। ओके, देखिए, मैंने जैसा कि बताया, लीडर मतलब जो लीड करे, जिसे लोग फॉलो करें। सबसे पहली पूजा होती है ज्ञान की, यानी कि नॉलेज की, यानी कि विजडम की। तो पहला गुण जो होता है वो होता है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो डेफिनेटली मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की नॉलेज के बारे में ही बात करूंगा। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहला काम एक ग्रेट अपलाइन को यह करना चाहिए कि उसे अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से लेनी चाहिए। चाहे वो बिजनेस की ट्रेनिंग हो, चाहे वो कंपनी की ट्रेनिंग हो, चाहे वो टेक ट्रेनिंग हो। जब वो ट्रेनिंग लेता है तो उसके पास ज्ञान होता है, उसके पास अपनी डाउनलाइन के हर सवाल का जवाब होता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप अपनी डाउनलाइन के 100% सवालों का जवाब दे देंगे, लेकिन आपके पास ज्यादातर सवालों के जवाब होते हैं और आपकी डाउनलाइन आपसे इंस्पायर्ड होती है, सेटिस्फाइड फील करती है कि हमारी अपलाइन के पास हमारे सवालों के जवाब है। मैं यहां पे हर तरह के सवाल की बात कर रहा हूं। तो आपको बीइंग ए ग्रेट अपलाइन, पहला गुण यह पैदा करना है कि आप सारी तरह की कंपनी द्वारा चलाई हुई ट्रेनिंग को अच्छे से लें। और वो ट्रेनिंग कब तक लें, कितनी बार लें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप उन सभी ट्रेनिंग को तब तक लें जब तक आप खुद उन ट्रेनिंग्स के ट्रेनर ना बन जाए। क्योंकि जब आप ट्रेनर बन जाते हैं तब आप सही ज्ञान की मिसाल बनते हैं, क्योंकि आप एक टीचर बन जाते हैं, आप एक गाइड बन जाते हैं, एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। और एक मार्गदर्शक की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो जब आप ट्रेनर बन जाते हैं तो आप पहला पड़ाव होता है जहां आप रिस्पेक्ट अर्न करना शुरू करते हैं। यानी कि सर, सीखना है इस नजरिए से कि मुझे आगे सिखाना है। परफेक्ट। तो ये पहला गुण हुआ। सेकंड चीज जो महत्वपूर्ण है वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब मैं आपके इंटरनल चरित्र के बारे में बात करने जा रहा हूं। जितनी भी ग्रेट अपलाइंस होती हैं वो बहुत ऑनेस्ट होती हैं, ईमानदार होती हैं, मैनिपुलेटिव नहीं होती, झूठ नहीं बोलती, धोखा नहीं करती। अपनी डाउनलाइन को सही इंफॉर्मेशन सही समय पर शुद्धता के साथ देती हैं, हर बात में पारदर्शिता रखती हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में टीम वर्क का बिजनेस है, आप अच्छे से जानते हैं, मैंने बताया था। बहुत सारी एक्टिविटी मिलजुल के करनी होती हैं। जैसे आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी तो हम सब लोग मिलके कहते हैं चलो हम पैसे पूल करके एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं।
और जो अपलाइन होती है उसके सिर पे जिम्मेदारी आ जाती है कि चलो मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा, तो डेफिनेटली वो फंड भी मैनेज कर रहे होते हैं, पैसों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो वहां पर लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा हिसाब देना कि देखिए इतना पैसा आया था, इस जगह पे लगा, इतना पैसा बचा और मैं ये आपका वापस कर रहा हूं। वैसे भी सरबजीत कहा गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने एक ग्रेट अपलाइन की बात की है, एक महान अपलाइन की बात की है। महान अपलाइन अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ब्रांडिंग है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं चीज़ों को छुपा लूंगा, मैं झूठ बोल दूंगा, मैं यहाँ डिसऑनेस्टी कर दूंगा मगर डाउनलाइन को पता नहीं चलेगा, पर एक्चुअल ऐसा कभी नहीं होता। लोग सब समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे जिनके बारे में आप एक राय रखते होंगे कि ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये दयालु है, ये दानी है, ये चालू है, ये झूठा है, ये मक्कार है, ये चालबाज है। आपने ब्रांडिंग कर रखी होंगी, हर एक की लाइफ में होते हैं ऐसे लोग। यकीन रखिए लोग भी आपके बारे में एक राय रखते हैं। जैसे आपको यकीन है आपने जिस व्यक्ति के बारे में राय बनाई है कि वो एक दयालु और ईमानदार है, ऐसे लोग आपके बारे में भी एक राय बनाएंगे और वो भी उतनी ही सच्ची होगी। आप किसी को झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आप इस बिजनेस में अगर एक ऐसा महान अपलाइन बनना चाहते हैं कि आपकी फोटो लोग मंदिर में लगाएं, तो ईमानदारी सेकंड गुण है आपके अंदर जो होना ही चाहिए। किसी भी कीमत पर आप मिस रिप्रेजेंटेशन ना करें, झूठ नहीं बोलें, जो सच है वो डाउनलाइन के आगे रखें। बहुत खूब सर, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे मैं आज तक किसी मक्कार को ये कहने नहीं गया कि आप मक्कार हैं, किसी चोर को ये कहने नहीं गया कि आप चोर हैं, तो आप ये ना सोचे अगर कोई आपको कहने नहीं आया इसका मतलब किसी को पता नहीं है। परफेक्ट है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत खूब। अगला पॉइंट है एटिकेट्स एंड बिहेवियर। आपके पास विजडम है, आप ईमानदार हैं, दोनों गुण बहुत अच्छे हैं। आपने पूरी ट्रेनिंग ले रखी है, आप ईमानदार हैं, दोनों गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पास व्यवहार और शिष्टाचार, ये दोनों होने बहुत जरूरी है। सर इसमें अंतर क्या है व्यवहार और शिष्टाचार में? पहले मैं व्यवहार की बात करता हूं सरबजीत। व्यवहार का मतलब है आप लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं। आप एक अपलाइन हैं, एक लीडर हैं। कुछ लोग होंगे जो आपके सीनियर हैं, सीनियर अपलाइन, आपकी भी अपलाइन होंगी। कुछ लोग हैं जो आपकी डाउनलाइन है। तो पहला व्यवहार है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना, वुमेन को रिस्पेक्ट देना, लोगों से सॉफ्टली बात करना, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, प्यार से बात करना, ये व्यवहार है। आपको ये समझना होगा कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे ऐसे ओकेशन आते हैं जहां लोगों की गैदरिंग होती है। ठीक, वहां पे गैदरिंग में आप कोई किसी से नाराज होकर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करें तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आपके बिजनेस पर पड़ सकता है। एक महान अपलाइन का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, चिल्लाने लग जाते हैं और लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलते नहीं हैं, लेकिन उससे आपकी ब्रांडिंग खराब होती है। तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर किसी डाउनलाइन की कोई बात आपको गलत लग रही है, बुरी लग रही है, या आपको लग रहा है कि वो गलती कर रहा है, तो उसको सबके बीच में कुछ मत कहिए। उस ओकेशन को, उस समय को निकल जाने दीजिए। बाद में आप उसे अकेले बुलाइए और प्यार से उसको उसकी गलती समझाइए। और इसमें एक नियम का ध्यान रखिए कि जब अगर किसी को किसी की कोई गलती बतानी है तो पहले उसकी 3 अच्छाइयां उसे बताइए कि उसमें क्या क्वालिटीज हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर या व्यक्ति या कोई चीज भगवान ने नहीं बनाई जिसमें कोई गुण नहीं होता। जब आप किसकी पहले तारीफ करते हैं और बाद में उसकी कमी बताते हैं तो वो सुनने लायक पोजीशन में आ जाता है। क्योंकि याद रखिए, लीडर का मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं है। तो अगर आप किसी को भरी भीड़ में, भरे लोगों के बीच में उसकी गलती बताएंगे तो आपको क्या लगता है उसके साथ क्या होगा? क्या वो सीखेगा? नहीं, वो कुंठा का शिकार हो जाएगा, वो डिप्रेस हो जाएगा। उसका ध्यान इस बात पे नहीं होगा कि आप उसे क्या सिखा रहे हैं, उसका ध्यान इस बात पे होगा कि मेरा इन लोगों ने रिस्पेक्ट गिरा दिया। तो किसी की रिस्पेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए व्यवहार एक महान अपलाइन का गहना होता है। तो अगर आपको किसी की गलती बतानी है तो अकेले में बताइए, और अगर किसी की तारीफ करनी है तो सबके बीच में करिए। ये रूल नंबर 2 है। किसी की गलती जब अकेले में बतानी है तो पहले 3 बार तारीफ करिए, फिर 1 बार गलती बताइए। जैसे अगर मुझे लगता है कि सरबजीत ने, मेरी डाउनलाइन है, उसने किसी गेस्ट को मेरी बिना आज्ञा के खुद ही प्लान दे दिया, अब मुझे उसे ये समझाना है, तो मैं सरबजीत को अकेले बुलाऊंगा, उसको चाय ऑफर करूंगा। चाय पिएगा सरबजीत? हाँ। सरबजीत, मैं जानता हूं तू बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत आत्मविश्वास है तेरे में, बहुत कॉन्फिडेंस है और तू बहुत आगे जाएगा, लेकिन ये याद रखना है कि आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ अगर डायरेक्शन सही नहीं पकड़ेगा तो गलती कर देगा। तुमने जो किया, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, बिना ट्रेनिंग का किसी का प्रेजेंटेशन लेना क्या ठीक है? अब सरबजीत को जब क्वेश्चन किया तो वो आंसर करेगा। मैं मौका दे रहा हूं कि सरबजीत खुद ही बोले कि नहीं सर ये ठीक नहीं है, तो फिर मैं उसको मोटिवेट करूंगा सही डायरेक्शन में जाने के लिए। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लोगे, बहुत अच्छा करोगे, पर मैं चाहता हूं कि तुम पहले इसको सीखो ताकि तुम एक अच्छा प्रेजेंटेशन लेने वाले बन सको। तो क्या मैं उम्मीद करूंगा कि सरबजीत तुम मेरी बात मानोगे कि तुम एटलीस्ट 3 ट्रेनिंग लेने के बाद प्रेजेंटेशन दोगे? जी। इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो व्यक्ति की गलती में सुधार होता है। लेकिन अगर आप सबके बीच में सरबजीत को बोलें, जब मैंने तुम्हें मना किया था प्रेजेंटेशन नहीं लेनी, कैसे ली तुमने प्रेजेंटेशन? तो सर जब आपने बिहेवियर की बात की तो यहां मेरा एक प्रश्न है। 2 तरह के व्यक्तित्व हैं सर, एक बॉस और एक लीडर। इन दोनों के बिहेवियर में क्या अंतर है? मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएं कि एक अपलाइन को एक बॉस की तरह बिहेवियर रखना चाहिए या एक लीडर की तरह? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सरबजीत जी। बिहेवियर के अंदर बॉस और लीडर से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता समझाने के लिए। देखिए, बॉस और लीडर दोनों अपनी टीम से काम लेना चाहते हैं, उनसे उनके गोल अचीव कराना चाहते हैं। बॉस एक सैलरीड बॉस होता है और उसका जो अप्रोच होती है वो अथॉरिटी वाली अप्रोच होती है। वो लोगों को सीधा आज्ञा देता है, आपको ये काम करना है, और लोग आउट ऑफ फियर, डर की वजह से काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बॉस एक्शन ले सकता है। तो जब बॉस अपनी टीम से काम लेता है तो वो अथॉरिटी यूज करता है और फियर यूज करता है एज ए पावर टूल। लेकिन जो लीडर है वो जब अपनी टीम से काम लेता है तो वो उनको, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक एक पॉइंट को बारीकी से नोट डाउन कर रहे होंगे, पर मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। इंस्पायर्ड करता है, यानी कि वो खुद ऐसे काम करता है कि जो उसकी टीम है उसको देख के उसे कॉपी करती है, इंस्पायर होती है, एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो उसको कॉपी करती है। यानी यहां पर जो पावर टूल है वो है एक्शन एंड रिस्पेक्ट, वहां पे अथॉरिटी एंड फियर। तो इफ यू वांट टू बी ए ग्रेट अपलाइन तो आपको बॉस की तरह एक्ट नहीं करना है, आपको एक लीडर की तरह एक्ट करना है। मैंने देखा हमारे बिजनेस में भी कई अपलाइन ये गलती करती हैं, जो एक बॉस की तरह एक्ट करने लग जाती हैं। वो अपनी डाउनलाइन को हुक्म लगाना शुरू कर देती हैं, इंस्पायर करने की बजाय डराने लग जाती हैं। तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूं कि आपकी डाउनलाइन आपकी एम्प्लॉय नहीं है, आपकी बिजनेस पार्टनर है, आपकी टीम है, आपके साथी हैं जिनके साथ आपको मिलकर बिजनेस करना है। आप उन्हें इंस्पायर्ड कर सकते हैं एक शानदार एग्जाम्पल बनकर। आप अपने एक्शन से उनको इंस्पायर कर सकते हैं कि वो काम करें। इसलिए हमारे बिजनेस में एक फेमस सेइंग है कि अवर बिजनेस इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। किस चीज का डुप्लीकेशन? महान अपलाइन के एक्शन का डुप्लीकेशन। तो जो आप काम करेंगे आपकी डाउनलाइन उसको कॉपी करेगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने एक्शन पर नजर रखिए। अगर आपका एक्शन अच्छा होगा
तो अच्छा डुप्लीकेशन होगा, खराब होगा तो खराब डुप्लीकेशन होगा। तो कभी भी अपनी डाउनलाइन को एज ए एम्प्लॉय डील मत करिए। ग्रेट सर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जी, तो जो व्यवहार है, मैं आपकी बात से समझा, वो एक लीडर का होना चाहिए जो एक्शन से लीड करता हो। एग्जैक्टली। यानी कि आप बेहतर बजाय इसके कि आप कहें कि ये करके दिखाओ, आप खुद करके दिखा रहे हैं। Exactly. यदि आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन ट्रेनिंग ले, तो आप पहले वो ट्रेनिंग खुद लें। परफेक्ट। यदि आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन स्टेज पर आए, तो सबसे पहले स्टेज पर आपको खुद आना है। यदि आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन बड़ा चेक बनाए, तो वो चेक पहले आपको खुद बनाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन ज्यादा डायरेक्ट करे, तो आपको खुद ज्यादा डायरेक्ट करनी चाहिए। यानी कि हर वो चीज जो हम अपनी डाउनलाइन से कराना चाहते हैं, वो सबसे पहले एक महान लीडर को, एक महान अपलाइन को स्वयं खुद करनी चाहिए। बहुत बढ़िया सरबजीत जी, वेल, वेरी वेल कंक्लूडेड, बहुत बढ़िया। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आ जाता हूँ, इससे पहले कि दिमाग से निकल जाए। आपने मुझसे सवाल पूछा था कि बिहेवियर और एटिकेट में क्या फर्क है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिहेवियर समझ में आ गया होगा। आई शुड कम टू एटिकेट्स नाउ। एटिकेट यानी शिष्टाचार। हमारा बिजनेस फैमिली बिजनेस है, और हम जिन लोगों को इस बिजनेस में लाते हैं वो हमारे नियर एंड डियर होते हैं। इसलिए हमारे बिजनेस में शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप एक ग्रेट अपलाइन है और आपका एक्शन आपकी डाउनलाइन नोटिस करती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शिष्टाचार अपने एक्शन में लेके आए। शिष्टाचार में छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें होती हैं जो बहुत असर छोड़ती हैं। जैसे कि हमने हालांकि ये सारे शिष्टाचार अपने परिवार में भी सीखे हैं, बस उसको बिजनेस में भी उतारना है। जैसे हमारे बिजनेस में हम 1-to-1 प्रेजेंटेशन करते हैं, हम हाउस प्रेजेंटेशन करते हैं, हम मास प्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमें शिष्टाचार को अपने इस प्रेजेंटेशन में लेके आना चाहिए। जैसे हमें बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आपकी एज से कुछ ज़्यादा लोग हैं, आप बैठे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, आप उन्हें सीट दीजिए। वुमेन को सीट दीजिए, आप खड़े हो जाइए। ठीक, बच्चों से प्यार से बात करिए। अगर आप किसी के घर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो आप ये मेक श्योर करिए कि क्या आपने वहाँ अपॉइंटमेंट ली। बिना अपॉइंटमेंट के कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि आपका मन आया, चाहे कितना भी क्लोज रिलेशन हो, चाहे कितने भी आपके करीबी हों, ये नहीं कि आपका मन आया, अरे सरबजीत तो मेरा अपना ही घर है, जाके घंटी बजा दी। नहीं, हो सकता है सरबजीत का अपना कोई पर्सनल कमिटमेंट हो अपने बच्चों के साथ, किसी के साथ, तो आपको पहले फ़ोन करके बड़े शिष्टाचार से पूछना चाहिए, सरबजीत मेरे दोस्त, क्या तू फ्री है? अगर तू कहे तो मैं 1 घंटा तेरे पास आ जाऊं। ये शिष्टाचार का हिस्सा है। डेफिनेटली 90% आपको यस ही सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको अपना शिष्टाचार परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा, आप किसी के घर जा रहे हैं, आपको उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। प्राइवेसी आज बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मान लीजिए किसी का फोन खुला हुआ पड़ा, आपने पता लगा उनका फोटो देखना शुरू कर दिया, दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। आपको दूसरों की प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी चाहिए। किसी घर आप जा रहे हैं, आपको महिलाओं का सम्मान करना होगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने शिष्टाचार में इस चीज़ को लाना चाहिए। आपको अपने बातचीत करने की शैली पर गौर रखना पड़ेगा। अब्यूसिव लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में आपको बात नहीं करनी है। आप जिसके घर जा रहे हैं, आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आपको शिष्टाचार रखना चाहिए कि गाड़ी इस ढंग से पार्क करें कि कहीं उनका पड़ोसियों से झगड़ा ही ना हो जाए। एम आई राइट? आप बाकायदा उन्हें फ़ोन करके पूछिए कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ लगाऊं। ये नहीं कि कहीं भी किसी के घर के आगे आप लगा के आ गए। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो शिष्टाचार हमारे बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्टाचार में हमारे कपड़ों का पहनावा भी आता है कि आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आप कैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं। सबसे सिंपल रिस्क फ्री कपड़े होते हैं कि आप फॉर्मल कपड़ों में जाइए, पैंट पहनिए, शर्ट पहनिए, जूते पहनिए, क्लीन शेव होइए, अच्छे से बाल बनाइए, थोड़ा खुशबू वगैरह लगाइए, और उसके बाद बड़े एटिकेट के साथ, बड़े सम्मान के साथ किसी के घर जाइए। अपनी भाषा में सम्माननीय शब्दों का इस्तेमाल करिए। ये शिष्टाचार है। आपका व्यवहार और आपका शिष्टाचार आपको बहुत खूबसूरत चरित्र बनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शिष्टाचार का ध्यान रखें। आप ऑफिस में जाते हैं, आप टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप टॉयलेट में गंदगी फैला के ना आए। आप ऑफिस में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, वहाँ पायदान पड़ा हुआ है जूते का, तो आप जूते साफ करके अंदर जाइए। अगर किसी के घर में जूते ले जाना अलाउड नहीं है तो जूते उतार के जाइए। तो ये सब शिष्टाचार के अंदर आते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी बातें मेरे को जो याद आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ सरबजीत जी। तो हमारे बिजनेस में चूंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है और आप एक महान अपलाइन हैं, तो आप जिस प्रकार का शिष्टाचार का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, आपके लोग उसको
फॉलो करेंगे और आपकी चर्चाएं भी करेंगे कि हमारी अपलाइन कितनी महान है, कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। मैं एटिकेट की बात करूं, अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आप उनके घर में ग्रुप बना के किसी घर गए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि जब आप वहां से निकलें तो वहां गंदगी छोड़ के वापस नहीं निकलें। उस फैमिली को हेल्प करें कि मैं बर्तन क्लीन करवा देता हूँ, सब कुछ करवा देते हैं एंड तब हम जाएंगे। ये बहुत सुंदर जेस्चर है हमारे टीम वर्क के अंदर। उसके अलावा फैमिली बिजनेस है, अगर आपको गुटखा खाने का शौक है, आपको सिगरेट पीने का शौक है या शराब पीते हैं तो इसको आप बिजनेस से बाहर रखिए। कभी किसी के घर गुटखा खा के नहीं जाइए, कभी शराब पीकर नहीं जाइए, कभी स्मोकिंग वहां पर नहीं करिए, क्योंकि कुछ लोगों को स्मोकिंग के धुएं से या आपकी स्मेल से भी एलर्जी है। हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब शिष्टाचार का हिस्सा है सरब जी। तो ये 3 गुण मैंने अभी आपको बताए। अब मैं आपको चौथे गुण की तरफ लेके चलता हूं। आपने नॉलेज ले ली, आप बहुत ईमानदार हो गए, आपका बिहेवियर और एटिकेट बहुत अच्छा है, ये 3 गुण हो गए। चौथी चीज है आपका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एनर्जी। ये 2 चीजें आपको एक महान अपलाइन बनाती हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होने चाहिए जिसका नजरिया हमेशा सकारात्मक हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, और आप हमेशा एक ऊर्जा से, एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हों। क्योंकि जो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं बीइंग ए लीडर, उनको आप में एक विश्वास दिखाई देना चाहिए, एक ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए। लोग अपने सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस में अप एंड डाउन होते हैं, और वो आपको एज ए अपलाइन देखते हैं, तो उनको लगना चाहिए कि ये वो ऊर्जा का स्रोत है जिसे छूने से मेरा सारा डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा। तो वो आप ऐसी एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी होने चाहिए। आपके चेहरे पे स्माइल, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ऊर्जा, एनर्जेटिक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें मिला जुला के आपके एक ऊर्जावान चरित्र का निर्माण करते हैं। तो ये एक महान अपलाइन के अंदर होना ही चाहिए। सर, इतने सारे चैलेंजेस जब आप फेस करते हैं काम करते हुए, तो उस सब के साथ इस तरह का एटीट्यूड रखना क्या चैलेंजिंग नहीं है एक अपलाइन के लिए? बहुत देखिए सरबजीत जी, मैं ये बात आपको यही कहना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव ऊर्जा आपके एटीट्यूड की संतान है। पॉजिटिव नजरिया समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बोले तो मैं इस पर विस्तार से आपको समझाता हूं कि नजरिया क्या चीज होती है। देखिए, आप भी हैं, मैं भी हूं, हम दोनों व्यक्तियों के जीवन में सेम घटना घटेगी, लेकिन उस घटना को किस नजरिए से देखेंगे हम दोनों, वो हम दोनों को अलग करता है। यस, आप उस घटना को किस नजरिए से देखेंगे वो हम दोनों को अलग बनाता है। अगर आप, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होता है, वो कितनी भी भारी से भारी नेगेटिव सिचुएशन जीवन में हो जाए, उसमें भी वो पॉजिटिव ढूंढ लेता है। जैसे आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। दोनों व्यक्तियों को एक गिलास मिला जो आधा भरा हुआ है। एक व्यक्ति कहेगा इस गिलास ये आधा खाली है, मगर दूसरा व्यक्ति उसी को बोलेगा आधा भरा है। एक ही घटना है, मगर एक को वो आधा भरा दिखाई दे रहा है और एक को आधा खाली दिखाई दे रहा है, और ये तय करता है उनके ऊर्जा का स्तर। जिसको वो आधा खाली दिखाई दे रहा है उसकी ऊर्जा नीचे चली जाएगी, और जिसको आधा भरा दिखाई दे रहा है उसकी ऊर्जा ऊपर चली जाएगी कि मेरे पास कुछ है। बहुत खूब। यस, तो आप किसी घटना को किस नजरिए से देखते हैं वो आपके ऊर्जा के स्तर को चिन्हित करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, जो सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, वो किसी भी घटना के अंदर पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। यानी कि एक रुकी हुई घड़ी को भी वो कहते हैं कि 2 बार सही समय दिखाती है। ये एटीट्यूड होता है। क्या बात है। तो सर, आपकी बात से मैं जो कंक्लूड कर पा रहा हूं वो ये है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें जो परेशानी है वो परेशानी ना दिखकर चुनौती दिखाई देती है? मैं आपको बताता हूं, बहुत सुंदर सवाल किया आपने। पॉजिटिव एटीट्यूड का बेनिफिट क्या होता है? देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां समस्याएं नहीं होती, जहां चैलेंज नहीं होते। ऐसा कोई नहीं बना। एक ही जगह है कब्रिस्तान जहां लोग सो रहे हैं आराम से, बाकी पूरी लाइफ में आप कोई भी काम करेंगे चैलेंज आएंगे, उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे। लेकिन और हमारा क्या काम होता है? उन चैलेंज से लड़ना, उन चुनौतियों का सामना करना, जैसा कि आपने कहा, और अपने सक्सेस, अपनी मंजिल पे पहुंचना।
अब जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होता है, जब उसके सामने समस्याएं आती हैं तो वो उसके अंदर सिर्फ वो देखता है जो रिसोर्सेज हैं। जैसे आधा गिलास भरा हुआ है तो उसमें जो पानी है वो रिसोर्स है। अगर उसे दिख रहा है कि आधा भरा हुआ है तो उसकी सारी की सारी ऊर्जा इस बात पे लगी हुई है कि मैं इस आधे भरे हुए गिलास का बेस्ट इस्तेमाल करके अपनी समस्या कैसे सॉल्व करूं। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड वाले का सारा फोकस उस आधे खाली पे है कि गिलास आधा खाली है, ये आधा खाली है, मैं क्या करूं, तो वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ ही नहीं पाता है और वो उस समस्या में यानी आधे गिलास में ही फंसा रह जाता है। जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी उस आधे भरे वाले को दिमाग में रख के पूरी ऊर्जा के साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी ऊर्जा लगा देता है। तो कहने का मतलब है दोनों व्यक्ति के जीवन में सेम समस्याएं आ रही हैं, सेम चैलेंज आ रही हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाला उस घटना में से जो रिसोर्सेज हैं उनकी पहचान कर लेता है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी पहचान कर लेता है और वो उस पर एक्ट करता है और अपने लक्ष्य को साध लेता है। बहुत खूब। यानी कि सर जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है उसकी नजर, उसका ध्यान वो समाधान पे होता है, समस्या पे नहीं। बहुत सुंदर। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको महान अपलाइन बनना है तो पहली चीज आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कैसी भी समस्या आ जाए, घटनाएं तो घटेंगी, कैसी भी घटना घट जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो लीडर है वो अपना ऊर्जा का स्तर ऊंचा रखता है। बाकी डाउनलाइन उन समस्याओं में जब उसकी तरफ आती है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ऊर्जा का स्तर देख के आधी तो वैसे ही मोटिवेट हो जाती है। अलेक्जेंडर सिकंदर महान क्यों था? उसके सामने 2 लाख लोगों की सेना थी, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके पास 5000 डाउनलाइन था, यानी 5000 लोग की सेना थी। ये उसकी सकारात्मक सोच और पॉजिटिव ऊर्जा थी जो उस 5000 लोगों में उसने वो हौसला भरा कि 2 लाख लोगों की सेना से लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। और जब वो तैयार हुए और पूरी क्षमता से जब लड़े तो 2 लाख पे भारी पड़े। ये एक महान लीडर की पहचान होती है और ये मुमकिन नहीं है बिना पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव ऊर्जा के। तो अगर आप एक महान लीडर बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लीड करना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ लीडर को लीड करना चाहते हैं, तो यह आपकी मॉरल जिम्मेदारी बन जाती है कि जो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं उनका हौसला नहीं डिगना चाहिए, चाहे कितनी भी भारी समस्या आ जाए। एंड बिलीव मी, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, जो महान लीडर होते हैं, जो ग्रेट अपलाइंस होती हैं, वो हमेशा समाधान की तरफ पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, ना कि नेगेटिव डिस्कशन करने के लिए बैठ जाते हैं या नेगेटिव कीर्तन करने बैठ जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो ना तो आप महान अपलाइन बन पाएंगे, ना वो सक्सेस कभी अचीव कर पाएंगे जिसके लिए आप इतनी मेहनत और इतनी सपने देखकर यहां आए हैं। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया। सर आपने अभी बॉडी लैंग्वेज की बात की, तो क्या आप पॉजिटिव ऊर्जा और बॉडी लैंग्वेज को किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल समझा सकता हूं। बॉडी लैंग्वेज आपकी ऊर्जा को एक्सप्लेन करती है सरबजीत जी। जब आप अपनी डाउनलाइन से मिलते हैं, जब डाउनलाइन से आप बात करते हैं, तो आपकी बात करने की पिच, आपका ओजस, आपका ऊर्जा लेवल, ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज तय करती है। तो एक महान अपलाइन, वट एवर हैपन इन योर लाइफ, कभी ना तो अपने चेहरे से स्माइल जाने देती है, ना अपनी बॉडी लैंग्वेज को कमजोर होने देती है। पूरा शरीर ऊर्जावान बना रहता है। इसके लिए मैं एक बात और बोलता हूं, सभी महान अपलाइन को डेली मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अगर आप डेली फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आपके शरीर में ऊर्जा वैसे ही भरी रहेगी। बहुत खूब जी, स्वस्थ शरीर में ही सब कुछ होता है, तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मैं 5वें पॉइंट पे आता हूं सरबजीत जी। एक ग्रेट अपलाइन एक मॉरल बूस्टर की तरह होती है। मॉरल बूस्टर? यस, आप ये कह लीजिए कि वो एक पावर हाउस होती है, जिसका काम होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी डाउनलाइन अगर किसी भी तरह के डिप्रेशन के साथ या निराशा के साथ उसके पास आता है और उसको छूते ही वो खुद भी एक पावर हाउस बन जाता है। अच्छा जी, तो अगर आप एक महान अपलाइन बनना चाहते हैं तो आपको एक मोरल बूस्टर की तरह एक्ट करना है। इसलिए सर आप एक कहावत कहते हैं हमेशा से, वो मैं रिपीट करता हूं, व्हेन यू आर डाउन गो टू योर अपलाइन, एंड व्हेन यू आर अप गो टू योर डाउनलाइन। परफेक्ट, बहुत सुंदर। जैसे मैं आपको
इसको एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत करता हूं। मैं अपनी बात करता हूं क्योंकि ये बात तब की है, आज से 20-22 साल पहले, जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। मैं भी आप लोगों की तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर था। तो जब हम काम शुरू करते हैं तो बहुत तरह के चैलेंज आते हैं। मैं अपनी टीम डेवलप कर रहा था। मुझे सिखाया गया था कि भाई आपको अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस करने हैं और गेस्ट को प्रेजेंटेशन दिखाना है, प्लान दिखाना है। जैसे मैंने भी ऐसे बहुत सारी गलतियां की हैं जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर भी करते हैं। मैंने भी ट्रेनिंग लिए बगैर अपने गेस्ट को प्लान देना शुरू कर दिया था और उसका नतीजा ये हुआ कि पहले 40 गेस्ट को मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया तो मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं किया था। एंड दैट वाज वेरी हार्ड टाइम। इतनी सारी ना सुनना, इतने सारे रिजेक्शन सुनना, एंड दैट वाज रियली टफ। बहुत मुश्किल समय था वो। और उस ड्यूरेशन में कम से कम 3 बार मैंने अपना मन बनाया कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे काम छोड़ देना चाहिए। मगर आज मैं 22 साल बाद आपके सामने खड़ा हूं तो इसका क्रेडिट कुछ महान अपलायंस को जाता है जो मोरल बूस्टर थे, जिन्होंने मुझे समय समय पर बूस्टर यानी वो ऊर्जा दी जो मेरी खत्म हो गई थी नेगेटिव डिस्कशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। बॉम्बे से हमारी एक बहुत महान अपलाइन आई हुई थी, सचिन। कमाल की पर्सनैलिटी, क्या एनर्जी लेवल। मैं आज भी उनका चेहरा नहीं भूलता हूं। एंड आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम। मुझे आज भी याद है वो उस दिन मैं ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुका था कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना। मैं बहुत डिप्रेशन में था। मेरे 40 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए थे और किसी ने मुझे ज्वाइन नहीं किया था। हालांकि उन सब में मेरी गलतियां थी, पर उस समय मुझे कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा था। मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा कि मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैं कहा आज मैं 40 गेस्ट इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, किसी ने मुझे ज्वाइन किया। हर तरफ मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे दोस्त आज मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी वजह से बहुत प्यार करते हैं। आप मेरा फोन नहीं उठाते हैं। मेरा अपना सगा भाई, मेरे पिता, सब मेरे से नाराज है। मुझे लगता है बिजनेस काम नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील कर रहा हूं। मुझे आज भी याद है उन्होंने मुझसे 2 मिनट बात की थी, मगर उसके ठीक 2 मिनट बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जो हासिल करने आया हूं मैं हासिल नहीं कर रहा हूं। मैं आपको वो 2 मिनट की बात बताता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कितनी डायरेक्ट डाउनलाइन करना चाहते हो? मैं कहा 4। कहता मैं करेक्शन करता हूं, तुम्हें 4 डायरेक्ट नहीं करने हैं, तुम्हें 4 डायमंड क्रिएट करने हैं अपने नीचे। और यकीन मानो, जानते हो उन्हें हम डायमंड क्यों बोलते हैं? मैं कहा क्यों बोलते हैं? कहते हैं जब वो डायमंड क्रिएट होंगे तुम्हारे घर की तिजोरी में डायमंड भर जाएंगे। कहते ऐसे 3 लोग जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी तिजोरी भरने वाले हैं, जिन्हें हम डायमंड कहते हैं, उनको ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है जानते हो? क्या कभी तुमने देखा है कि डायमंड कहां मिलता है, कहां पाया जाता है डायमंड? मैं कहा जी कोयले की खान में। उन्होंने कहा कि आपको एक छोटा सा डायमंड ढूंढना हो तो कितना कोयला हटाना पड़ता है? मैं कहा बहुत सारा। कहता टनों कोयला हटाने के बाद आपको एक छोटा सा डायमंड मिलता है और पता नहीं होता कि कितनी देर खुदाई करने के बाद वो डायमंड मिलेगा, मगर वहां डायमंड होता है। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि डायमंड होता है, तुम्हें नहीं मिला है, तुम्हें यह समझना है। कहता अगर तुम्हारी डायमंड की चाहत जेन्युइन है तो अपनी खुदाई तब तक चालू रखो जब तक तुम्हें तुम्हारे हिस्से के डायमंड नहीं मिल जाते। और ये जो ना कर रहे हैं तुम्हें आके, ये मात्र कोयला है। तुम कोयले की परवाह करना चाहते हो या डायमंड की परवाह करना चाहते हो? वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम अपनी ऊर्जा कोयले पे बर्बाद कर रहे हो? और डायमंड को पाने का तरीका क्या है? सिर्फ खोदते रहो। इन शॉर्ट,
शो द प्लान, 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 शो द प्लान। वो है, अगर नहीं होते तो तुम नहीं यहां होते। तुम भी किसी खदान से निकले हुए डायमंड हो, उसने भी कोयला हटाया होगा तो तुम निकले होगे। तुम्हारा डायमंड अभी तुम्हें मिला नहीं। और आज के बाद चाहे 80 भी गेस्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद कोई ज्वाइन ना करे तो ये मत बोलना कि बिजनेस काम नहीं करता। प्रॉब्लम है कि तुम्हारा डायमंड अभी नहीं मिला तुम्हें, वहां थोड़ा सा भाग्य में देरी हो रही है, पर तुम अपना काम करते रहो, गेस्ट इंट्रोड्यूस करते रहो। वो 2 मिनट की बातचीत ने मेरा जीवन बदल दिया। ऐसी होती है ग्रेट अपलाइन, महान अपलाइन, जो आपको नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ के दिखाती है। उन्होंने मेरे 40 गेस्ट की जो नेगेटिविटी था उसको भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया कि तुमने 40 ना नहीं सुनी है, तुमने अपने हां के और करीब चले गए हो। उन्होंने उसको एक रास्ता बताया। दैट वाज ए चरित्र ऑफ ए ग्रेट अपलाइन। तो आपको एक ऐसी महान अपलाइन बननी है कि कोई भी आपके पास आए तो आप एक मॉरल बूस्टर होने चाहिए, कि उसका मॉरल आप यहां से यहां पहुंचा दें, उसकी ऊर्जा यहां से यहां पहुंचा दें। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। छठा गुण है हेल्पिंग पीपल टू बिकम अ लीडर। तो आपका बिजनेस खुद कामयाब होने का बिजनेस नहीं है। आप कहेंगे ये कैसी बात है, हम सब कामयाब होने आए, पर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हमारा बिजनेस खुद कामयाब होने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस लोगों को कामयाब करने का बिजनेस है। कम से कम 3, अदरवाइज जितने ज्यादा लोगों को आप कामयाब करते चले जाएंगे, आप उतने बड़े होते चले जाएंगे। तो हमारा बिजनेस इज नॉट ए बिजनेस ऑफ टेकिंग, इट्स ए बिजनेस ऑफ गिविंग। हमारा बिजनेस देने का बिजनेस है। आप जिन लोगों को अपनी टीम में लाते हैं, आपकी पूरी ऊर्जा लगनी चाहिए कि आप उनका जीवन बदल सकें। आप उन्हें क्या दे सकते हैं, आपके हमेशा मन में यह रहना चाहिए। उन्हें हाथ पकड़ के सारा ट्रेनिंग करवाइए, उन्हें हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाइए, उन्हें भी एक महान अपलाइन बनाइए। हमारा बिजनेस सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से जय गलवे के साथ जो अभी टॉक शो का सेशन हमारे बीच चल रहा है, दिल का बिजनेस है, दिमाग का बिजनेस नहीं है। एक महान अपलाइन के दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि मुझे अपनी डाउनलाइन को प्रमोशन दिलाना है, अपने प्रमोशन की परवाह नहीं होनी चाहिए। एक महान अपलाइन कभी भी कैलकुलेशन नहीं करती है अपने प्रमोशन की, कि छोटी छोटी कैलकुलेशन करते रहो। अरे अगर इसका प्रमोशन होगा तो मेरा इस महीने का चेक गिर जाएगा, अगर इसका नहीं होगा तो वो चेक गिर जाएगा। इन कैलकुलेशन में कभी नहीं जाना चाहिए। आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। आपको अपनी डाउनलाइन को जब तक वो डायमंड नहीं बन जाती तब तक चैन नहीं लेना चाहिए, और 100% बिना परवाह किए कि मेरा चेक बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, डाउनलाइन के प्रमोशन पे फोकस करना चाहिए। हमारा बिजनेस सरबजीत जी कल्चर का बिजनेस है। अपलाइन का, महान अपलाइन हमेशा ये सोचती है कि मेरी डाउनलाइन का प्रमोशन होना चाहिए, मेरा हो ना हो। और महान डाउनलाइन ये सोचती है कि चाहे हम मिलके सारे जोर लगा देंगे, इस बार अपनी अपलाइन का प्रमोशन कराएंगे। तो यहां एक दूसरे के लिए हम जीते हैं। जिस नेटवर्क में ये कल्चर हो कि डाउनलाइन मिलके जोर लगा रही हो कि हमें अपलाइन का प्रमोशन दिलाना है, और अपलाइन कह रही हो कि मेरा कोई प्रमोशन हो या ना हो, मुझे अपनी डाउनलाइन को प्रमोशन कराना है, तो समझिए कि ऐसे नेटवर्क को भगवान भी ग्रो करने से नहीं रोक सकता। लेकिन जहां पर सेल्फिशनेस आ जाती है, स्वार्थ आ जाता है, कैलकुलेशनें शुरू हो जाती हैं, वो नेटवर्क कभी लंबे ग्रो नहीं करते, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर एक अपलाइन आज कैलकुलेट कर रही है कि अगर मेरी डाउनलाइन प्रमोशन लेगी तो मेरा चेक डाउन हो जाएगा, तो आपने वो डुप्लीकेशन डाउनलाइन को भी दे दिया। वो भी परवाह नहीं करेगी कि मेरी अपलाइन का प्रमोशन हो या ना हो, मुझे अपने से मतलब है। जब अपने अपने से मतलब हो जाता है तो टीम वर्क खत्म हो जाता है। और हमारे बिजनेस में जो कोर पार्ट है वो टीम वर्क का है, फैमिली वर्क का है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि आपको दूसरों की मदद करनी है।
और जो महान अपलाइन होती हैं वो अपनी इस मदद को अपनी डाउनलाइन तक लिमिट नहीं रखती, वो तो पैरेलल लाइन में भी जाके लिमिट कर देती हैं, क्योंकि ये कल्चर प्रोडक्ट करने का सवाल है। हमारा बिजनेस कल्चर है। क्या समझ पा रहे हैं? संस्कार। जैसे सर बड़े से बड़े जो परिवार हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके बारे में लोग तारीफ करते हैं, तो उन सब में भी मैं नोटिस करता हूँ एक कॉमन बात है कि उस परिवार के संस्कारों का जिक्र किया जाता है। वहां कोई ना कोई रीत है जो चलती आती है। जैसे छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता है, जो बड़े भाई और छोटे भाई के बच्चे हैं उनमें भी वही रीत आ रही है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो संस्कार चलते जा रहे हैं, वो रीत चलती जा रही है। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया सरबजीत जी आपने। मैं आपको बड़े फक्र से बताना चाहता हूँ, आप तो मेरे नेटवर्क का हिस्सा थे। बड़ी डिफरेंट जगहों से बड़े बड़े नेटवर्क के लीडर हमें आके बोलते थे कि यार मुझे तुम्हारे नेटवर्क का कल्चर समझ नहीं आता, समझ ही नहीं आता कौन पैरेलल लाइन में है, कौन अपलाइन में है, कौन डाउन लाइन में है। सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और मैं उन्हें बोलता था यही सीक्रेट है हमारे नेटवर्क की स्पीड का। हाईएस्ट ग्रोथ के साथ हमारा नेटवर्क हमेशा चला, आप जानते ही हैं। और मैं इसका सारा क्रेडिट इस बात को देता हूं जो आपने भी संस्कार वाली बात बोली कि हमारे नेटवर्क के ये संस्कार थे कि हर व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता था, अपने लिए नहीं। क्योंकि सर देखा जाए तो हर व्यक्ति के नीचे 4 अलग अलग लेग्स निकलती हैं, और देखा जाए तो ये पूरे का पूरा परिवार एक ही है। ये पूरे का पूरा नेटवर्क एक ही है। जैसे बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बच्चा है किसका, क्योंकि बड़े भाई का है या छोटे भाई का है। जो भी लोग बाहर से देखते हैं उनको ये समझ ही नहीं आता। उसी तरह से जिन भी नेटवर्क्स में ऐसा संस्कार होता है तो वहां जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये पैरेलल लाइन कोई है भी या नहीं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है। और वाकई में आप कह रहे हैं सर, मैंने खुद इस बात को इस टीम में महसूस किया है कि जो हमारा नेटवर्क रहा है और आज भी है, जो लोग उस संस्कार से पले बड़े हैं वो आज भी इस बात की परवाह नहीं करते कि ये मेरी टीम है या उसकी टीम है, ये हमारी टीम है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने मिलकर इसे बड़ा करना है। ये फील रहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। हमारे तो बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, जीत जाएंगे हम, क्या बात है, अगर तू संग है। क्या बात है। तो अगर हम सब साथ हैं तो कोई आपको इस बिजनेस में डिफीट नहीं कर सकता। ये बिजनेस टीम वर्क का है, और टीम वर्क में गिविंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमेशा दिमाग में ये रखिए कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, आपकी हेल्प अपने आप हो जाए। वैसे भी वो कहते हैं ना सर, कर भला तो हो भला। बिल्कुल। तो कंक्लूजन ये है सरबजीत जी कि छठा गुण जो आपको चाहिए वो है कि ऑलवेज हेल्पिंग योर डाउनलाइन टू अचीव देयर प्रमोशन। यानी कि आपको हमेशा डाउनलाइन के प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए, हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए, और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए कि मेरा चेक बनेगा नहीं बनेगा। एकमात्र मकसद कि जो मेरी डायरेक्ट्स हैं उनको उनके प्रमोशन दिलाने, दैट्स इट। बहुत ये आपको महान अपलाइन बनाता है। बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि हमने कौन से 6 पॉइंट्स की बात करी है। कौन बनेगा महान अपलाइन? पहला गुण होगी, वो बनेगा महान अपलाइन। दूसरा ईमानदारी, जिसके पास ऑनेस्टी होगी वो बनेगा महान अपलाइन। तीसरा एटिकेट्स एंड बिहेवियर, यानी कि शिष्टाचार और व्यवहार, ये 2 चीजें जिसके पास होंगी वो बनेगा महान अपलाइन। चौथी चीज पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ऊर्जा, यानी कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा जिसके पास होगी वो बनेगा महान अपलाइन। पांचवी चीज मोरल बूस्टर, यानी कि मनोबल बढ़ाने वाला, जिसके पास कोई भी नेगेटिव व्यक्ति आए वो पॉजिटिव होके जाए, वो बनेगा महान अपलाइन। छठा गुण हेल्पिंग पीपल टू बिकम लीडर, जो दूसरों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे, जो अपनी हर डाउनलाइन के प्रमोशन के लिए जिए, वो बनता है महान लीडर। तो ये 6 गुण हो गए सरबजीत जी, अभी 9 गुण और बाकी हैं। तो सर जैसे आपने बोला कि 9 गुण अभी बाकी हैं, तो मुझे लगता है हमारा जो ये एपिसोड है ये कंटिन्यू होगा। आज वाला जो एपिसोड है उसे हम 6 गुण पे ही ले जाके रोकते हैं। और मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे दर्शक जो इस समय देख रहे होंगे उनके मन में ये उत्सुकता होगी आगे के गुण जानने के लिए। तो मैं कहूंगा आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी हम हाजिर होंगे आपके साथ हमारे अगले एपिसोड में बाकी के 9 गुण लेकर, जिससे कि आप बन सकते हैं एक ग्रेट अपलाइन। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।